आज हम लोग मम्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मम्स बेसिकली एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि आरएनए वायरस कॉज करता है। क्लासिफाइड बाय जीनस क्या है आरएनए वायरस का, मम्स का? रूबुला वायरस। रूबुला वायरस फैमिली किधर बिलोंग करता है? पैरामिक्सोविरिडी। और ये इसका चाहत किधर होता है? तो ग्लैंडुलर एंड नर्वस टिश्यू, यानी कि ये ग्लैंड को अफेक्ट करेगा और नर्वस टिश्यू कोई नर्व्स को अफेक्ट करेगा ना। इस डिजीज़ में, मम्स में बेसिकली क्या होता है? नॉन सुपुरेटिव इनलार्जमेंट, यानी पस नहीं होता है बट एनलार्ज हो जाता है, और टेंडर यानी छूने से पेन करेगा ऑफ वन या फिर दोनों पैरोटिड ग्लैंड का। अदर ऑर्गन्स पे इन्वॉल्व हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली सिम्टम जो है वैरी कर सकते हैं, इनएपरेंट हो सकता है, और डिजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। मॉर्बिडिटी जो होता है इसका हाई होता है, पर मोर्टैलिटी जो होता है इसका नेग्लिजिबल होता है। तो इससे बेसिकली डेथ नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो जो कंट्रीज़ जो 2 डोज मम्स वैक्सीन देती हैं उनका बहुत ज़्यादा केस डिक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि 100 to 1000 पर 1 लाख पॉपुलेशन जब वैक्सीन नहीं दे रही थी, 2 लेस देन 1 केस पर 1 लाख पॉपुलेशन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर कुछ कंट्रीज़ इवन वैक्सीन के बाद भी रिपोर्ट किए हैं आउटब्रेक्स का, मम्स के आउटब्रेक्स का ना। अगर चाइल्डहुड में अगर लो वैक्सीनेशन यानी कि बहुत कम वैक्सीनेशन बच्चों को अगर मिलेगा तो देखा गया एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स ओल्डर एज ग्रुप की मम्स होता है, ठीक है ना। वैक्सीन के बदले फैक्टर सच एज कितना डोज वैक्सीन का लिए हैं, 2 डोज लेना भी ज़रूरी है। वैक्सीन का कितना डोज लिए हैं, कब किस एज में लिए हैं वैक्सीन का फेलियर क्या है, वैक्सीन का इफेक्टिवनेस क्या है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट के लिए ना। जैसे ही कवरेज रेट बढ़ता है वैक्सीन का तो इन्फेक्शन जो होता है, एज एट इन्फेक्शन वो भी बढ़ जाता है until the level of seropositive population needed to stop spread of mumps have been achieved, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट देख लेते हैं, ठीक है। एजेंट अगर हम लोग देखते हैं तो मिक्सोवायरस पैरेटोडाइटिस, ये एक आरएनए वायरस होता है, मिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है ना। इसको ग्रो कर सकते हैं चिक एम्ब्रियो और टिश्यू कल्चर में, और एक ही केवल इसका सीरोटाइप होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केस दोनों होता है। सब क्लिनिकल केस 30 to 40% ऑफ ऑल द केसेस ये फैलाता है ना। इसको हम लोग सलाइवा से निकाल सकते हैं या स्टेंसिस डक्ट से, ये जो वायरस है इसको हम लोग निकाल सकते हैं कल्चर करने के लिए ना। ये जो वायरस है वो ब्लड में भी पाया जाता है, यूरिन में भी, ह्यूमन मिल्क में, और ओकेजनली सीएसएफ में पाया जाता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है, कब तक फैलेगा? तो 4 to 6 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, और एक वीक या फिर उससे ज़्यादा आफ्टर द सिम्टम्स। मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी क्या है? बिफोर एंड एट द ऑनसेट ऑफ पेरिटाइटिस। अब ग्लैंड का जो स्वेलिंग है वो सबसाइड कर जाएगा तो इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा, उसके बाद नो लॉन्गर इन्फेक्शियस रहता है। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, मतलब दोबारा हो सकता है कि नहीं? 86% चांसेस है कि दोबारा हो सकता है शायद, आई गेस ना। होस्ट फैक्टर क्या है? होस्ट फैक्टर में हम लोग क्या देखेंगे? एज देखेंगे, सेक्स देखेंगे, इम्यूनिटी देखेंगे। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एज, कौन सा एज ग्रुप को अफेक्ट करता है? चिल्ड्रन को, एज ग्रुप 5 to 9 ईयर्स है। नाउ एवरेज इंसिडेंस मम्प का होता है, हायर होता है, मीजल्स से ज़्यादा हायर मम्प्स का होता है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ इंसिडेंस यानी जिस एज में होगा वो मम्प्स का हायर होता है एज कम्पेयर टू मीजल्स, चिकन पॉक्स और वुपिंग कफ, अगर आप देख लोगे तो। पर कोई भी एज एग्जेम्प्टेड नहीं है कि नहीं होगा अगर कोई प्रीवियस इम्यूनिटी नहीं है ना। ये जो डिजीज़ है ये ज़्यादा सीवियर अडल्ट में होता है रादर देन बच्चा, यानी अडल्ट में अगर मम्स हुआ तो इट विल बी मोर सीवियर ना। इम्यूनिटी जो क्लिनिकल सब क्लिनिकल केस है इन सबको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाता है। एक ही एंटीजेनिक टाइप होता है तो कोई क्रॉस ये नहीं होता है, क्रॉस रिएक्शन
कोई वेरिएशन नहीं होता है। और चिल्ड्रन बिलो 6 मंथ जो होते हैं वो इम्यून रहते हैं, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडी तो मिल ही जाता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर देख लेते हैं। तो ये लार्जली एंडेमिक होता है मम्प्स, और केसेस थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, बट एक पीक कब मिलता है? विंटर। ज़्यादातर ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है ना, वो वीक में और विंटर में और स्प्रिंग में इन सब का पीक देखने को मिलता है। और एपिडेमिक जो है ऑफन एसोसिएटेड विद क्राउडिंग है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसलिए रेस्पिरेटरी में ये सब आते हैं। नाउ आफ्टर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन भी फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? सो 2 to 4 वीक्स है, यूजुअली 14 to 18 days। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। सो ना इसमें जनरलाइज पूरा वायरस इन्फेक्शन है, पूरे बॉडी में फैलता है। 30 to 40% केसेस में नॉन एपरेंट है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। और बाकी के लोगों में क्या देखने को मिलेगा? पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड में बेसिकली एक या दोनों पैरोटिड ग्लैंड में। अब पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग से पहले ना कभी कभी ईयर एक भी देखने को मिलता है, यानी कान का दर्द कर रहा है टाइप का। और पेन और स्टिफनेस होगा, ओपनिंग माउथ को ओपन करेंगे तो पेन और स्टिफनेस टाइप का फील होगा ना। मम्प्स पैरोटिड ग्लैंड के अलावा किसको अफेक्ट कर सकता है? तो टेस्टिस को कर सकता है, पैनक्रियास को ना। मैंने बोला था ना ग्लैंड और ये नर्व्स में रहना पसंद करता है, तो ये सीएनएस को भी अफेक्ट कर सकता है, ओवरीज को भी, प्रोस्टेट को भी। तो जितना भी ग्लैंड्स है ना उन सब जगह में ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। सीवियर केस में फीवर, हेडेक और ये सब होगा, एंड 3 to 5 days में ठीक हो जाएगा और सबसाइड कर जाएगा 1 to 2 week में ना। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? सो कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ऑर्चाइटिस, यानी कि टेस्टिस जो होता है उसका इन्फ्लामेशन, देन ओवराइटिस, देन पैनक्रियाटाइटिस, देन मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, थायराइडाइटिस, न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये सब हो सकता है। टेस्टिस का स्वेलिंग और उसका टेंडरनेस जो होता है उसी को ऑर्काइटिस कहते हैं। ये सबसे कॉमन एक्स्ट्रा सलाइवरी मैनिफेस्टेशन है। इसमें क्या होता है? हाई फीवर आएगा, यूजुअली यूनिलैटरल होता है 75% लोगों में ना। हाई फीवर आएगा और उसके बाद ऑर्काइटिस होगा 7 to 10 days आफ्टर पेरोडाइटिस। ठीक है ना, ये 25 to 40% पोस्ट प्यूबर्टल मैन में देखा जाता है। बायलैटरल बहुत रेयर होता है नाउ। ऐसा मानना कि मम्प्स की वजह से जो ऑर्काइटिस होता है उसकी वजह से स्टेरिलिटी हो जाएगा, ये इल फाउंडेड है, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं किया गया ना। अपर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग अगर होगा तो पैनक्रियाटाइटिस सजेस्ट करता है। मम्प जो है लीडिंग कॉज है पैनक्रियाटाइटिस का बच्चों में ना। 4% पेशेंट में देखा गया है ना। लोअर एब्डोमिनल पेन अगर हो रहा है और ओवरी एनलार्ज हो गया है तो ये क्या बताएगा कि ओफोराइटिस हो रखा है। 5% पोस्ट प्यूबर्टल वुमेन में देखा गया, यूनिलैटरली देखा गया ना। अगर कुछ इंस्टेंस में डायबिटीज़ भी बच्चों को देखा गया है कि हो जाता है, बट कोई कॉज ऐसा सच नहीं निकाला गया। रेयर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? नर्व डेफनेस, पॉलीअर्थराइटिस, हाइड्रोसिफेलिस, एंसेफेलाइटिस, सेरिब्रल एटैक्सिया, फेशियल पाल्सी, ट्रांसवर्स माइलाइटिस ना। एंसेफेलाइटिस जो है वो सेरिब्रल एडिमा के साथ एसोसिएटेड होगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, कभी कभी डेथ भी हो सकता है। 15% मम्प्स के जो पेशेंट होते हैं वो मेनिंजाइटिस डेवलप करते हैं, और स्मॉल प्रपोर्शन, बहुत स्मॉल प्रपोर्शन एंसेफेलाइटिस डेवलप कर सकते हैं। मम्प एक मेन इन्फेक्शन होता है सेंसोरो न्यूरल हियरिंग लॉस डेफनेस के लिए। ठीक है ना, जो कि 5 पर 1000 मम्प्स केसेस में होता है। सो मम्प इन्फेक्शन जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर हो गया मम्प फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो 25% स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाएगा प्रेगनेंसी जो है। पर कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया गया, पर अबॉर्शन हो जाता है। अब प्रिवेंशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे मेजर प्रिवेंशन तो वैक्सीनेशन होता है। सो इसमें लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं। इसका स्टेन्स क्या है? जैसे जेरिन लिन एक स्टेन है, देन RIT 4385 है, देन लेनिनगार्ड 3, देन L ज़ैग्रेब, यूराबे स्टेन। आप जेरिन लिन याद रखो। ठीक है,
ये लिमिटेड स्केल में ही यूज़ होता है लाइव एटेन्यूएटेड, जैसे हिशिनो तोरी NKM46 स्टेन्स, ये सब है यूज़ होते हैं। WHO क्या रिकमेंड करता है? रुबानी मम्स वैक्सीन स्टेन शुड नॉट बी यूज्ड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो रुबानी बोलता है, रुबानी स्टेन जो है इसको नहीं यूज़ करना, शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज लो इफेक्टिवनेस दिखाता है ना। देते कैसे 0.5 ml IM दे देंगे, ये 95% एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा इन 95% केसेस, पर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं देता है। सो चिल्ड्रन 1 ईयर ऑफ एज हो गया, उन्हें एक बार हम लोग वैक्सीन कर देंगे, MMR के साथ दे सकते हैं या क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन के साथ भी दे सकते हैं ना। 4 to 6 ईयर यानी स्कूल जाने से पहले एक बार उनको वैक्सीन ले देंगे। जेरिलिन दे सकते हैं, लिम। पोस्ट वैक्सीनेशन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है इसमें लोएस्ट पाया गया है, ठीक है, 1 in 1,50,000 या फिर 1 in 1.8 मिलियन ही केसेस है। कोई केस नहीं है लॉन्ग टर्म सीक्वली एसोसिएटेड विद मम वैक्सीनेशन। सो WHO जो कंट्रीज़ वैक्सीन देती है उनको डिसीज़ कंट्रोल टारगेट यानी कंट्रोल और एलिमिनेशन करने को बोलता है। डिज़ाइन करना है इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी एज सच होना चाहिए कि एलिमिनेशन जो है वेरी हाई कवरेज हो फर्स्ट डोज में ही, और सेकेंड डोज भी दें हम लोग वैक्सीन का, और कैचअप इम्यूनाइजेशन ससेप्टेबल कोहॉर्ट ये सबको। नाउ ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, लाइव एटेन्यूएटेड है बिल्कुल नहीं देना है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो सीवियरली इल हुआ गया है उनको भी नहीं देना है ना। मम्स का सर्वेलेंस देख लेते हैं। तो केस डेफिनेशन क्या है, किनको केस बोलेगा, WHO क्या बोलता है? क्लिनिकल मम्स 3 तरीके के केस होते हैं। एक क्लिनिकल मम्स होता है, एक लैबोरेटरी कन्फर्म्ड मम्प होता है, एक एपिडेमोलॉजिकली कन्फर्म्ड मम्प होता है। तो क्लिनिकल मम्प क्या होता है? जिनका अक्यूट ऑनसेट ऑफ यूनिलैटरल या फिर बाईलैटरल टेंडर सेल्फ लिमिटिंग स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड और अदर सलाइवरी ग्लैंड, जो कि 2 या मोर डेज के लिए लास्ट करेगा विदाउट अदर एपरेंट कॉज, इन्हें क्लिनिकल मम्प्स कहेंगे। एक या दोनों टेंडर हो, पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड, 2 या 2 से ज़्यादा दिन जो लास्ट करता है। लेबोरेटरी कन्फर्म मम्प्स क्या होता है? पेशेंट जो है क्लिनिकली कन्फर्म पॉजिटिव मम्प है, IgM एंटीबॉडी हम लोगों ने चेक किया, विदाउट मम्प इम्यूनाइजेशन विथ द प्रीवियस 6 वीक्स, और सीरो कन्वर्जन हो चुका है उनका 4-fold टू और ग्रेटर राइज इन IgG टाइटर अगर है तो मम्स, या फिर आइसोलेट अगर किए हैं सलाइवा से मम्स को, या सलाइवा या यूरिन या CSF से, तो हम लोग लैबोरेटरी कन्फर्म्ड मम्प बोलेंगे। क्लिनिकल हो गया जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं, लैबोरेटरी कन्फर्म्ड हो गया जो लैब से कन्फर्म किया। एपिडेमोलॉजिकली कन्फर्म्ड मम्स क्या होता है? पेशेंट विद क्लिनिकल मम्स who are epidemiologically linked to a laboratory confirmed mumps case, ठीक है। ना कंट्रोल क्या होते हैं? कंट्रोल मम्प के डिफ़िकल्ट होते हैं, कंट्रोल करना मम्प को डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शियस होता है डिजीज़। बिफोर द डायग्नोसिस हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। सो लॉन्ग एंड वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है, और ऑकरेंस ऑफ सब क्लिनिकल केस भी होता है, मेक्स द कंट्रोल एंड स्प्रेड बहुत डिफ़िकल्ट। सो हाउएवर द केस जो है उसको आइसोलेट करेंगे जब तक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसाइड नहीं करता है। स्टेप्स हम लोग लेंगे ताकि डिसइंफेक्ट करे आर्टिकल्स को जो पेशेंट यूज़ किया, और कॉन्टैक्ट जो है वो सर्विलेंस में रखेंगे। थैंक यू गाइस।